सीधा क्वेश्चन, पानी और हवा के संगम से। इसका सीधा सा आंसर जब आंसर मैं देगा फटाक से आना चाहिए। पहला तो कि भाई एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट, मतलब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के कोलिजन से लोकल लेवल पे क्या हो सकता है? लैंड ब्रिज सी ब्रिज हो सकता है। लैंड ब्रिज सी ब्रिज हो सकता है। हो सकता है लैंड ब्रिज सी ब्रिज लोकल लेवल पे। रीजनल लेवल पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है, हाँ कि ना? ग्लोबल लेवल पे एल नीनो, ला नीना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वो दोनों क्या है, ये सब सारी चीजें जो हो रही हैं वो क्या बोलते हैं, एकदम आइसोलेट होके, मतलब हाइड्रोस्फीयर से तो नहीं हो रहा है ना एटमॉस्फेयर से भाई मतलब वायुमंडल से तो बस जो चक्रवात है वो वायुमंडल से तो नहीं बनता है अचानक से। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली कहाँ पे, समुद्र में बन रहे हैं। लैंड ब्रिज सी ब्रिज समुद्र और लिथोस्फीयर दोनों में क्या एटमॉस्फेरिक क्या क्या आपका प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होने के कारण हो रहा है। लो प्रेशर वहां बनता है तो हवा वहां जाती है, लो प्रेशर समुद्र में बनता है तो हवा इधर आती है। एलिनो लालिना में वही होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं फटाफट, वहां पे यही लिखना है, कुछ एकदम ज्यादा सोचना नहीं बस। अच्छा लैंड ब्रिज सी ब्रिज ट्रॉपिकल साइक्लोन और एलिनो लिख देना, बस हो गया। उसको बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, खत्म बात। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो आप लोग और देखो कि फटाफट क्या क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2 चैप्टर और कवर करेंगे इकोनॉमी सर्वे का। पिछले क्लास से कोई डाउट? पिछले क्लास से कोई डाउट है? कोई भी डाउट पिछले क्लास से? फूड इन्फ्लेशन क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सेक्टोरल वाइज जाना चालू करेंगे। पहले तो मैंने क्या बोला था कि आज ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि से थोड़ा सा आप पढ़ के आना, और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका निवेश और आपकी जो बुनियादी ढांचे हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना, क्या संरचना बोलते हैं, आधारभूत संरचना जिनको बोलते हैं, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम बोलता है मीडियम टर्म आउटलुक, डी रेगुलेशन ड्राइव्स द ग्रोथ। चैप्टर नंबर 5, इंडिया मिड टर्म ग्रोथ एंड रोल ऑफ डीरेगुलेशन। हिंदी में जिसको बोले मध्य मध्य अवधि भारत का विकास और विनियमन का विनियमन की भूमिका, विनियमन की भूमिका। अब इस चैप्टर में बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, अगर हम चैप्टर के वो पे टॉपिक में ही जाएं, तो ये बात करता है ग्रोथ की। किसकी बात करता है? ग्रोथ की। किसके? इंडिया के ग्रोथ की। और वहां पे रोल क्या है? डी रेगुलेशन का। इसको भी समझेंगे, इसे कौन सा समझेंगे कि जो विनियमन होता है उसकी क्या भूमिका है भारत के विकास या फिर वृद्धि में। तो यहां पे 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो पहला पहला जो हमको समझना है, इंडिया का एस्पिरेशन क्या है ग्रोथ को लेके। ठीक। दूसरा चीज हम इसमें देखेंगे कि भारत के वृद्धि में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है आपका विनियमन का, यानी कि डीरेगुलेशन का। किसका? डीरेगुलेशन का।
मतलब बेसिकली तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक, इंडिया का ग्रोथ का क्या है, आउटलुक क्या है उसका, क्या क्या भारत क्या चाह रहा है अपनी वृद्धि को लेके। दूसरा, उसमें चैलेंजेस क्या है। एक तो मतलब चैलेंजेस क्या है, दोनों लेवल पे देखेंगे, ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे और अपना डोमेस्टिक लेवल पे भी देखेंगे। और तीसरा, इसमें डी रेगुलेशन का क्या रोल है, भाई साहब क्यों हमारे इसमें ग्रोथ में क्यों आना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चैप्टर नंबर 5, ठीक है, नोट कर लो आप फटाफट। अभी भारत का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है? नहीं नहीं, अभी 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 क्या चल रहा है? 6.4% चल रहा है ना ग्रोथ रेट। ये वाला बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि अगर इंडिया को ग्रोथ अचीव करना है तो क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, डेवलप नेशन बनने के लिए। भाई आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? डेवलप ह्यूमन बनने के लिए। डेवलप ह्यूमन कब बनेंगे, जब, नहीं नहीं ये भी होना चाहिए, केवल पैसे से नहीं, बुद्धि भी। एक तो तन, मन और धन, तीनों होगा तभी विकास होगा। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो पहला जो टॉपिक है कि इंडियाज ग्रोथ आउटलुक, यानी कि भारत अपने विकास या वृद्धि को लेकर क्या सोचता है। भारत एक ऐसा देश है, अंडर डेवलप, डेवलपिंग या डेवलप्ड। डेवलपिंग यानी कि एक विकासशील देश है, हाँ कि ना। इसको बनना क्या है, डेवलप बनना है। कब तक बनना है, हाँ। तो मोदी जी ने क्या बोला, इंडिया एट 2024, जिसको उन्होंने नाम दिया विकसित भारत। क्या नाम दिया, विकसित भारत। क्या लगता है बन जाएगा? अरे हाँ 47, मैं तो पीछे लेके जा रहा हूँ, 24 लेके जा रहा हूँ। आदत है डस्टर उठाने का, वो डस्टर ढूंढने जा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड में। हाँ 47, ऐसे से होता है क्या? अरे वाह, ठीक। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है अभी, जिसको एक विकसित देश बनना है। कब? 2047 टारगेट हमने रखा है। तो भारत अभी डेवलपिंग नेशन है, इसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में कितना चल रहा है? 6.4%। इतने के दर से क्या कर रहा है भारत, विकास कर रहा है। लेकिन अगर भारत को एक विकसित भारत यानी कि 2047 में विकसित भारत बनना है, तो इसको लगभग 8% की दर से क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ये नोट कर लेंगे। द इंडिया रिक्वायर 8% ग्रोथ रेट टू अचीव डेवलप्ड इंडिया इन 2047। भारत को 8-10 मतलब वही 8-10, वही 8 अब समझ के रखो, इसको हटा देता हूँ वरना 80 समझेंगे। 8% के दर से क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके भारत 2047 तक क्या बनेगा, विकसित भारत बनेगा। अगर हम भारत के इकोनॉमी का साइज देखें, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो कितना है,
मॉनेटरी टर्म्स में या फिर पैसों के मूल्यों के आधार पर कितना है? 1 टन 2 टन कितना? 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है अभी, हाँ कि ना? आईएमएफ ने प्रोजेक्शन किया है 2000 फाइनेंशियल ईयर का है, 2025 फाइनेंशियल का ना, फाइनेंशियल ईयर 28 तब तक भारत लगभग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। प्रोजेक्शन है, अनुमान, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2008 मतलब 2028 में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और वहीं पे एक और अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 में अराउंड 6.3 ट्रिलियन डॉलर, 6.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की आशंका है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? आईएमएफ। हाँ सर, बढ़िया तो बताया सर। अब तो 3 ट्रिलियन है, फिर उसके बाद 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, फिर 6 ट्रिलियन हो जाएंगे। 8% का ग्रोथ रेट चाहिए, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पे समझो आप हो, आपको बनना है आईएएस आईपीएस, जो भी आपको बनना है। अभी आप पढ़ रहे हैं 6 घंटा, मैंने बोला 8 घंटा से पढ़ोगे लगातार तो बन जाओगे आराम से। तो आप बोल रहे कि हाँ सर 8 घंटा तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपने अनुमान लगाया कि आज 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कल 6 करेगा, फिर उसका 15 भी कर लेंगे। तो ये क्या इतना आसान है? आसान है? आसान है? नहीं है। इसमें कुछ चुनौतियां हैं। आपके साथ भी होता है ना चुनौती? किसी दिन तबीयत खराब हो गया, किसी दिन मन नहीं कर रहा है, किसी दिन लेट उठे, किसी दिन दोस्त का फोन आया वहाँ चले गए, बर्थडे चले गए, इधर चले गए, त्यौहार आया घर चले गए। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हो जाती हैं। कभी कभी पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर वो डिमोटिवेशन में चले गए, अरे मेरे से क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वैसा ही भारत एक विकसित से मतलब विकासशील देश से विकसित बनने के लिए इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस चैप्टर में उन्होंने 4 चुनौतियों का उल्लेख किया। हालांकि बहुत सारी चुनौतियों का उल्लेख किया, लेकिन महत्वपूर्ण 4 चुनौतियों का उन्होंने उल्लेख किया है। चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां। पहला जो उन्होंने बोला, एक तो आपका इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में जिसको हम बोलेंगे आर्थिक विखंडन। आर्थिक विखंडन। अब इस चैलेंज को समझते हैं, पहले चैलेंज को समझते हैं। जो पहला चैलेंज है हमारा इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन यानी कि आर्थिक विखंडन। क्या हुआ कि बहुत सारे देश ट्रेड बैरियर्स लगाना चालू कर दिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट बाकी देशों के लिए भी। क्या करना चालू कर दिए? ट्रेड बैरियर यानी कि व्यापार में अवरोध लगाना चालू कर दिए। सीधी सी बात है, सब अपना क्या कोशिश कर रहे थे, कोविड के बाद से क्या करनी, इकोनॉमी सबकी रिवाइव हो रही थी, लेकिन वो ट्रेड प्रोटेक्टिविज्म मतलब संरक्षकवाद की नीति अपनाने लगे। तो इसमें डेटा दिया है कि अराउंड 169 नए व्यापार के प्रतिबंध 2023 और 24 में लगाया गया। बस 2023 और 24 के फाइनेंशियल में 169। हालांकि डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, बट आपको बता रहा हूँ। लिखने के लिए लिख सकते हो, ऐसा वो नहीं है, लिखना है तो लिख लो, कोई वो नहीं है भाई। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि केवल 2023 और 24 में ही 169 कितने नए व्यापार प्रतिबंध लगाए गए, नए ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। तो उसके कारण क्या हुआ, अब मान के चलो ग्लोबली क्या हुआ कि अब ऐसे ऐसे ट्रेड लग भाई, मैं इसके पास भी जा रहा हूँ तो वो हो रहा है, वो भी ट्रेड बैरियर ऐसे लगा रहा है, तो वैसे में तो कोई व्यापार कर नहीं पाएगा। तो वैसे में देशों ने क्या किया कि आपस में क्या करने लगे, समझौते एग्रीमेंट लगाना चालू कर दिया। कि भाई मैं गया उनके पास, बोला कि भाई हम दोनों साथ में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि मैं आपका वो करूँगा, वो लोग तो ऐसा करते थे। फिर आप दोनों ने आपस में बना लिया, आप दोनों ने आपस में बना लिया। तो क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन जो बोल रहे थे,
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, या वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारा। एक देश का दूसरे देश से वस्तुओं, सेवाओं, संस्कृति, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या बोलेंगे हम? पूरा एक ग्लोबल विलेज। अब ट्रेड बैरियर लगने के कारण क्या हुआ कि आपस में बहुत सारे रीजनल क्या बनने लगे, एग्रीमेंट होने लगे। तो एग्रीमेंट बनने लगे तो ये ग्लोबलाइजेशन का उल्टा हो गया, विखंडन हुआ, खंड खंड में बट गए। तो ये भारत के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया कि भाई इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन तो इंडिया के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन दोनों के आपस के बीच में ट्रेड बैरियर एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व है, हमारे बीच के आपस के ट्रेड बैरियर हमारे थ्रू सॉल्व है। अब ये उनके पास जाएंगी तो उनको तो ट्रेड बैरियर का सामना तो करना पड़ेगा, जो कि WTO के हिसाब से गलत है। बोलते ना मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखो। बट रीजनल ग्रुपिंग बन रहा है, जाहिर है, जग जाहिर है, रीजनल ग्रुपिंग बन रहा है तो बन रहा है। क्यों बना रहे भाई? भाई हमको नहीं करना किसी के साथ व्यापार, तो नहीं करना। तो ये चीज क्या है भारत के ग्रोथ के लिए, भाई जो विकसित भारत बन रहा है ना हमको 2047 तक, उसके लिए एक चुनौती ये है। कौन सी चुनौती? इसको लिख लेंगे फ्रेगमेंटेशन में, थोड़ा सा लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे पहले। ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन is the process through which world economy splitting into separate regions, each with own trade rules, economic policies, and geopolitical alliance. फिर से मैं बोलता हूं, this process through which world economy splitting into separate region, each with own trade rule, economic policies, and geopolitical alliance. हिंदी में लिखेंगे, वैश्विक विखंडन या वैश्वीकरण विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था अलग अलग क्षेत्रीय अलगाव में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक अपनी व्यापार नियम, आर्थिक नीति और भू राजनीतिक गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक मतलब देश लिखेंगे, प्रत्येक देश अपने व्यापार नियम, आर्थिक नीति और भू राजनीतिक गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसको समझने में? क्लियर है? दूसरा जो चैलेंज उन्होंने बताया, चैलेंज नंबर 2, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चाइना का डोमिनेंस। यानी कि चीन का प्रभाव।
चाइना का डोमिनेंस, चीन का आर्थिक प्रभाव, चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस बहुत ज्यादा है और वो इंडिया के लिए सही नहीं है। चाइना 2030 तक ये एस्टिमेट लगाया गया है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 45% शेयर होल्डिंग करेगा। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका 45% किसके पास ही होगा? चाइना के पास। ठीक, एक तो इसका डोमिनेंस हो रहा है। दूसरा, चाइना आज के डेट में जो सोलार प्लेट होता है ना, फोटोवोल्टिक जो प्लेट होता है, 80% चाइना से आता है। 60% विंड एनर्जी के जो इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो पवन चक्की के जो कंपोनेंट होते हैं, चाइना से आता है। ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 80% किसके पास होल्डिंग है? चाइना के पास है। इवन चाइना ऑटो सेक्टर, कौन सा ऑटो सेक्टर? ऑटो सेक्टर में कौन कौन से देश एकदम मतलब फ्लरिश्ड है ऑटोमोबाइल्स में? जर्मनी, इंग्लैंड, ये देश ज्यादा सुनने में मिलते हैं क्योंकि वहां ज्यादा कार हमको, भाई जितने बड़े बड़े कार कंपनी वहीं की हैं। लेकिन ईवी सेक्टर, ऑटोमोबाइल के ईवी सेक्टर में जापान, जर्मनी जैसे देश को पिछाड़ कर कौन आगे है? चाइना है। मतलब चाइना का डोमिनेंस ज्यादा है, जो इंडिया के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो टॉप कर देगा ना। होता है कि नहीं होता है? क्लास में अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, अरे अब क्लास में जब 12वीं में पढ़े होंगे, अरे यार वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो फर्स्ट रैंक आ जाएगा, मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आएगा, मेरे को ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो वो अगर अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो मेरे को भी अच्छा पढ़ाई करना चाहिए ना। लेकिन डोमिनेंस तो उसका ज़्यादा है, तो वो भी इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे फिर? चाइना पे। गेटिंग इट? भाई उसका मार्केट शेयर ही ज़्यादा है, हम मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए घाटा है ना। उसका दबदबा ज़्यादा है, हमारा दबदबा नहीं बन पा रहा है, तो वो तो हमारे लिए घाटा है ना। तो चाइना का डोमिनेंस भी हमारे लिए एक चैलेंज है। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन। तीसरा हमारे लिए है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन। यानी कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन। एक फैक्ट की बात बता रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन मतलब क्या है? मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, गर्म ज्यादा हो रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली इंक्रीज होता है तो 12% जीडीपी डिक्रीज होता है ग्लोबली। सोचो अगर 1% मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली इंक्रीज होगा तो 12% जीडीपी ग्लोबली क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का इतना असर है। समझ में आया? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं कि हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, भाई स्वच्छ ऊर्जा जहां से मिलेगा, हरित ऊर्जा जहां से मिलेगी, हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है तो। लेकिन इस क्षेत्र में भी अगर मैं आपको बताऊं कि यूएसए या यूरोपियन यूनियन, चाइना जैसे दो देश, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और चाइना जैसे देश, मतलब इन तीनों को मिला के ये 50% तक क्या रिलीज करते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या रिलीज करते हैं? ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें चाइना मतलब यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों मिला के
$321 बिलियन खर्च कर रहे हैं इस एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके कंपेयर में चाइना कितना करोगा, इनसे ज्यादा $546 बिलियन वो अकेले इन्वेस्ट कर रहा है एनर्जी को चेंज करने के लिए, ग्रीन एनर्जी में आने के लिए। भाई अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अभी सबसे बड़ा कास क्या बना हुआ है भाई कि मतलब एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो भाई एक नया चेंज आया है कि अब जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल जो अपना डीजल के गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी, उससे क्या लो, ईवी लो। ईवी गाड़ी में क्या लगती है, बैटरी। कौन सी बैटरी? लिथियम आयन बैटरी। 75% ऑफ लिथियम आयन बैटरी टेकन बाय इंडिया फ्रॉम चाइना ओनली। इन्वेस्टमेंट उसका ज्यादा है ना भैया। सेवेंटी 75% ऑफ लिथियम आयन मतलब 75% लिथियम आयन बैटरी कहां से ले रहा है इंडिया? चाइना से। और यहां पे ये भी बोला गया इकोनॉमी सर्वे में, अगर चाइना के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ, चाइना के साथ अगर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये जो हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, अगर चाइना के साथ सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, कुछ भी अगर हुआ, तो अराउंड 30% ऑफ क्लीन एनर्जी विल डिस्टर्बटेड। 30% मतलब समझो इसका कितना डोमिनेंस है क्लीन एनर्जी में। हालांकि वो पॉल्यूशन भी उतना कर रहा है। यहां पे बोलता है इफ ट्रेड विद चाइना विल डिस्टर्ब सो 30% ग्लोबल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट विल फॉल। 30%, 30% मतलब चाइना बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, मतलब उसको ऑफेंड भी नहीं कर सकते आप भाई। इसीलिए हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और एक क्या हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी, हिंदी में अपना क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा और नवनीकरण ऊर्जा। ये हमारे क्या एनर्जी के क्या फ्रेंडली सोर्स है, फ्रेंडली सोर्स है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एक चीज है। तो कितने मैंने डिस्कस कर लिया, एक इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन यानी कि वैश्विक खंडन हो रहा है, दूसरा चाइना का डोमिनेंस यानी कि चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है जिसके कारण उससे भी हमको परेशानी है, तीसरा मैंने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। चौथा जो है, अब यहां पे देखेंगे, चौथा जो है ये बात करता है कि इंडिया की जो खुद की पॉलिसी और स्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं है। देयर आर द इशू विद द स्ट्रक्चर एंड द पॉलिसी ऑफ इंडिया विच इज नॉट अलाउ इंडिया टू ग्रो। यानी कि जो भारत की नीतियां हैं और उसकी जो संरचना है वही भारत को बढ़ने में बाधा डाल रही है। तो फोर्थ चैलेंज क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल इशू इन इंडिया। हिंदी में भारत में नीति व संरचनात्मक समस्या। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान के चलो आप एक उद्यमी हैं या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कितने क्लियरेंस अप्रूवल चाहिए रहेंगे गवर्नमेंट से? फिर भी एक अनुमानित 5 से 10।
सोचिए, 5 से 10। अगर आप एक उद्यमी हैं तो आपको कितने सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है जिससे आप अपने इंडस्ट्री या फिर वो बिजनेस को सेटअप कर सके? बहुत है, 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा। इसमें क्या क्या आता है आपका? हाई रेगुलेटरी बंधन, लिख लीजिए पहला तो। इसके अंदर में इसके कारण क्या क्या होता है? पहला तो हाई रेगुलरिटी बर्डन, कठोर नियामक बोझ, कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन फॉलो करो, रूल रेगुलेशन फॉलो करो। इससे क्या हो रहा है? दूसरा कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो इंटरप्राइजेस है वो छोटे ही रह रहे हैं, वो अपने आप को बढ़ा क्यों नहीं रहे? बढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ा रहे? भाई उनको टैक्स भरना पड़ेगा एक तो, अगर हम थोड़ा सा अपना बिजनेस इंक्रीज करेंगे पैसा ले जाएंगे, फिर अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे लेबर आएंगे, लेबर लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तो वो अपने आप को छोटा बना के रखते हैं। हम छोटे ही चाहिए भैया, बढ़ना ही नहीं है। तो एमएसएमई सेक्टर का छोटे स्तर पर रहना किसके कारण हो रहा है? पॉलिसी स्ट्रक्चर के कारण। और एक और है, इसमें बोलता है इनकंसिस्टेंट स्टेट लेवल पॉलिसीज, राज्यों में नीतियों की असंगति। सही, सीधी सी बात है, राज्यों में नीतियों की असंगति मतलब छत्तीसगढ़ में अलग रूल रेगुलेशन, महाराष्ट्र में अलग रूल रेगुलेशन, गुजरात में अलग रूल रेगुलेशन। देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द रेगुलेशन इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडिया। इसीलिए ये एक चीज है, ये तो इंटरनल है ना। चलो बाकी तो ग्लोबल लेवल पे है कि भाई ठीक है, वो ट्रेड बैरियर फ्रेगमेंटेशन तो चलो ग्लोबल लेवल पे, वो हमारे हाथ में उतना नहीं है। चलो चाइना का डोमिनेंस भी थोड़ा, चलो वो चाइना के हमारे उतने हाथ में नहीं है, हम उतना सोच नहीं सकते। चलो क्लाइमेट चेंज को भी हम उतना नहीं कर सकते कि जाके हम शक्तिमान को भेजें और 1 डिग्री वो ठंडा करा दे, हो नहीं सकता। लेकिन कम से कम अंदर की बात तो हमारी है, हम स्ट्रक्चरल चेंज तो ला सकते हैं, हाँ कि ना, बदलाव तो ला सकते हैं ये भैया। हाँ तो वो जैसे वो मूवी देखा आपने शिवाजी द बॉस, वो क्या करना चाहता है? एक हॉस्पिटल स्कूल खोलना चाहता था। तो वो जाता है, वो ऑफिस में आता है, अरे आपका ये सही नहीं, आप जाओ वहाँ जाओ, ये क्लियर लाओ, ये क्लियर लाओ, वो क्लियर लाओ, सेक्शन डी वो क्या वो ये 35A ये क्लियर नहीं है, आपने उससे क्लियर लिया, आपने नगर निगम से वो लिया, वो करते करते परेशान हो जाता है, हाँ कि ना। फिर उसका उसके मामा क्या उसको एडवाइस देते हैं, जब तक इनको पैसा नहीं खिलाओगे ना ये लोग काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे फिर क्या होता है? करप्शन। इसीलिए कल रिलीज हुआ भारत 96 नंबर पर है करप्शन की लिस्ट में। करप्शन ये इसी कारण हो रहा है भाई आपको आसानी चाहिए तो पैसा दो, काम ले लो, टेबल के नीचे पैसा ले लो, काम। तो वही है, तो ये स्ट्रक्चर ये भी इंडिया को बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा। तो एक चैलेंज कौन सा हो गया हमारा? पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर इशू इन इंडिया विच इज नॉट अलाउिंग इंडिया, जो इंडिया को, भारत को आगे बढ़ने में क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। सीधी सी बात, जो हमारी नीति और हमारे का संरचना भैया ही सबको पैसा खाना है, आप लोग भी जाओगे तो खाओगे क्या पैसा? नहीं बोल सकता इसमें कुछ, इस पर नहीं कुछ बात किया जाए तो ठीक है। खाना ही क्यों है? आपको आईएएस क्यों बनाए हम? समाज की सेवा करेंगे ना, चेंज आप खुद से लाओ ना, चेंज आप खुद से लाओ। खाना सर जो देगा, देखो सर मना तो नहीं करूंगा, देगा तो ले लूंगा, जबरदस्ती लेकिन नहीं मांगूंगा, ऐसा नहीं भाई। उस चीज पे सरकार आपको पैसा दे तो रहा है ना, सारी सुख सुविधाएं दे तो रही है, तो उस कार्य करने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों चार्ज करोगे? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने के लिए कोचिंग पैसा दे रहा है, फी पे कर रहा है, मैं आप लोगों से 10-10 रुपये और ले लूँ तो सर मेरे को भी पढ़ा दो, मेरे को थोड़ा बता दो, ये
तो गलत है ना भाई। सरकार जब तुमको पैसा दे रही है जिस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए फिर आप एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करें भाई? अगर सारी चीजें सही हैं तुम्हारी, अलो कर दो ना। लेकिन वही है, लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म अलाउ नहीं करती। ये तो दीमक की तरह हमारे सिस्टम का जुड़ा हुआ है, दीमक की तरह। गाड़ी पकड़ा गया, 200 रुपया गाड़ी छोड़ गया। करप्शन है ना। जिस करप्शन का कितना टैक्स चोरी होता है, कितना टैक्स चोरी होता है, कितना रेवेन्यू नहीं गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाता, इसलिए गवर्नमेंट को कीमतें बढ़ानी पड़ती कभी कभी। ब्लैक मनी सब छुपा छुपा देते हैं, नहीं भरते हैं, इसीलिए प्राइस और बढ़ता है। और मान लीजिए सब इंडिया में इतने सारे पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, सब टाइम पे टैक्स पे करते हैं। अगर हम भी रूल रेगुलेशन फॉलो करते, सारी चीज़ें फॉलो होती, तो कितना अच्छा होता। इंडिया स्टिल सोने की चिड़िया, बस सोने की चिड़िया के ऊपर पीतल की परत लग गई है। तो इसीलिए पहला तो हमने क्या डिस्कस किया कि भारत का आउटलुक क्या है ग्रोथ को लेके, चैलेंजेस चुनौतियां देख ली। अब ये चुनौतियों से निपटारा किससे मिलेगा? इसमें बाकी 3 चैलेंजेस को तो उसने डील करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। तो इस पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू? डीरेगुलेशन के थ्रू, विनियमन के थ्रू। लिख लेंगे अगला टॉपिक जो है डीरेगुलेशन। यानी कि विनियमन। अब समझ में आया कि इसकी भूमिका क्या है। डीरेगुलेशन मुझे वहां पर खाली पड़ने में डीरेगुलेशन समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। डीरेगुलेशन मतलब क्या है कि अगर ज्यादा रूल रेगुलरिटी है, जो अननेसेसरी की रूल रेगुलरिटी है, अननेसेसरी जो अनावश्यक जो नियम कानून है, उनको आप हटा दो ना भाई, उनको क्यों रखने की जरूरत है? इसी कारण क्या होता है? डिले होता है चीजों को होने में, हाँ कि ना। जहां पे भाई एक जो कार्य होना था, वो कार्य होने में क्या होगा? समय लगेगा। इससे घाटा किसका है? एक तो समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, लोगों की बर्बादी, हाँ कि ना। तो अब अननेसेसरी रूल रेगुलेशन हटा दीजिए, ताकि चीजें कैसे हो? फास्ट हो सके, जल्दी हो सके। तो विनियमन मतलब अनावश्यक नियम और कानूनों को क्या करना? उनको हटाना। लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे थोड़ा सा, पहले इंग्लिश में लिखेंगे। रिड्यूसिंग अननेसेसरी रूल्स, compliances, unnecessary rules, compliances and restriction to allow business to grow easily, to allow business to grow easily. Reducing unnecessary rules, compliances and restriction to allow business to grow easily. हिंदी में लिखेंगे, अनावश्यक कानूनों, करों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक कानूनों, करों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ताकि व्यवसाय आसानी से विकसित हो सके, ताकि व्यवसाय आसानी से विकसित हो सके। फॉर एग्जाम्पल में लिख लेंगे, डिजिटलाइजेशन ऑफ जीएसटी एंड टैक्सेशन। जीएसटी और कर को डिजिटलाइज करना, डिजिटल करना। एक सिंप्लीफाई प्रोसेस बन गया। यूपीआई आधार भी लिख लेंगे इसमें, यूपीआई आधार, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूपीआई
आधार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ का स्थानांतरण बोले, क्या बोले, हस्तांतरण। देखो जीएसटी इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम आया, सिंप्लीफाइड हो गया बिजनेसेस के लिए कि भाई स्टेट का टैक्स अलग भरना पड़ता था, फिर यूनियन टैक्स अलग भरना पड़ता था। जीएसटी आने से मेरे लिए थोड़ा सा घाटा हो गया, क्योंकि मैं जस्ट फाइनल ईयर में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े थे, है ना, सेल मतलब स्टेट टैक्स ये सब पढ़े थे, पास हुए, अब बोले कि थोड़ा होशियारी मारेंगे, जीएसटी आ गया, नहीं मार पाए। जीएसटी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, डीबीटी क्या किया, ज़्यादा इजीली ट्रांजैक्शन करने के लिए, कि भाई अगर आपने काम किया है, आपने 1000 रुपये कमाया, तो अगर मान के चलो वहीं पे हम पैसे भेजते हैं, तो पैसे करते 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 उनके पास कम पहुंचते, लेकिन अगर तुमने जाएगा तो डायरेक्ट पैसे भेज दूंगा, बीच में कोई बिचौलिया ले नहीं सकता, हाँ कि ना, बीच में कोई बिचौलिया लेगा ही नहीं। इसमें एक चीज़ बोला है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, एक मिनट इसका हिंदी में देखता हूँ। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना। बेसिकली क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट से लिंक्ड रहता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छी चीज़ है, तो उसके बेस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। मतलब कि आपने क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के थ्रू आपने वो प्रोडक्ट लाया है, उससे कोई इन्वायरमेंटल को लॉस नहीं मिल रहा, तो हम आपको देंगे इंसेंटिव देंगे, हाँ कि ना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव देता है गवर्नमेंट, ठीक है, आप भी दो। तो इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर क्या होंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हम भी करते हैं, हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी मतलब गवर्नमेंट का शाबाशी चाहिए, तो हम भी वैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एक हो गया। दूसरा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस लॉ, मतलब व्यवसाय कानूनों का अपराध मुक्त करना, अपराध मुक्त करना, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लॉ। इसमें एग्जाम्पल दिया है जन विश्वास एक्ट 2023, जन विश्वास एक्ट 2023, जन विश्वास एक्ट 2023, समझ में आ गया ना। द हाउ, अब आप क्या सोचते हो कि ये डीरेगुलेशन, चलो ठीक है, आपने मैंने समझा दिया, ये डीरेगुलेशन विनियमन आर्थिक वृद्धि कैसे लाएगा, चलो आपकी तरफ से बताइए, हाउ इट विल हेल्प टू ग्रो इकोनॉमी, इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने के लिए क्या होगा, वही चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं। अभी तो आपके सामने में बात किए थे। सोचे सोचे, अगर डीरेगुलेशन होगा तो किनको सपोर्ट मिलेगा, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स को, जो छोटे हैं फिर वो बड़े होना चाहेंगे। इट विल हेल्प द एमएसएमई, एमएसएमई को सहायता, क्यों, इसमें बताया गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो भारत के 30% जीडीपी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं 30% जीडीपी, कौन, एमएसएमई सेक्टर। तो डीरेगुलेशन से क्या करें, सिंप्लीफाइड करें, क्या, टैक्स और लेबर लॉ, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। दूसरा, और क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टैक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हो रहा डस्टर,
हाँ अभी होगा। रिड्यूसिंग टैक्स कंप्लायंस ऑन इंडस्ट्री। उद्योगों में करों की छूट, जिससे क्या हो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। भाई अगर टैक्स को कम पटाएंगे तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। वियतनाम जैसे देश क्या करता है, वो इंडस्ट्रीज को फ्री में बिजली देते हैं ताकि तुम प्रोड्यूस करो, मतलब सब्सिडाइज वे में देते हो उनको इलेक्ट्रिसिटी। तो उनका वर्किंग कैपिटल वहां कम हो जाता है ना, वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, वर्किंग कैपिटल कम होगा तो वो जो पैसा वो अपने प्रोडक्शन में लगा सकेंगे। तो वैसा ही कुछ इंडिया को भी करना चाहिए। दूसरा मतलब अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही लिखा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे इस पे ये बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजनेस प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको आप प्रमोट करिए और आप उसको नेशनलाइज करिए। जैसे कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिया कि हरियाणा तमिलनाडु ने क्या किया है कि जो अपने बिल्डिंग्स जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, बिल्डिंग बनाने में उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाइड किया रेगुलेशन को कि भाई वहाँ बिल्डिंग बनाना आसान है। जैसे आंध्र प्रदेश कर्नाटक और हरियाणा क्या करता है, अपने यहाँ आईटी सेक्टर में जो काम कर रही महिलाओं को उनको नाइट शिफ्ट करने के लिए भी अलाउ करता है। मतलब डीरेगुलेशन इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप रोड बना रही है उसको नहीं, बहुत सारी चीजें फैक्टर काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे इकोनॉमी ग्रो करने के लिए तो उतना करना पड़ेगा भाई। मैन पावर इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल। जैसे पंजाब ने क्या किया, एक क्लियर सिंगल विंडो लगाया, क्या के लिए, इंडस्ट्री आपको लगानी है उसके लिए आपको क्लियरेंस चाहिए, तो एक ही सिंगल विंडो लगा दिया कि भाई आप उसी में से आप क्लियर कर लीजिए, आपको 10 जगह 10 पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह आइए, इंडस्ट्री है, क्लियरेंस लीजिए, जाइए, ये काउंटर से वो काउंटर भटकने। तो अगर ऐसी प्रैक्टिसेस हैं तो उनको प्रमोट करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना और निवेश करना। अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे और उसमें फोकस करेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेंगे, तो क्या होगा, हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी। और जो डिपेंडेंसी हमारी आउटसाइड है ग्लोबली, चाइना में डिपेंडेंट है ना अभी भी हम लोग, वो हो सकता है हम कम कर सकें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। ये एक, और आखिरी बोलता है कि स्मार्ट पॉलिसी रिफॉर्म। स्मार्ट पॉलिसी रिफॉर्म हिंदी में लिखेंगे स्मार्ट पॉलिसी रिफॉर्म। नीति सुधार ही लिख लें, ब्रैकेट में लिख लेना आप, नौकरशाही, रिड्यूसिंग द ब्यूरोक्रेटिक डिले थी। जहां इंडिया में एक इंडस्ट्री को लैंड अप्रूव कराने के लिए 200-250 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, अगर वही चीज़ें अगर हम जल्दी कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक इंडस्ट्री को अगर कल को ज़मीन लेना है अपने निजी सेटअप में, तो उसका लैंड अप्रूव कराने के लिए कम से कम 250 से ज़्यादा दिन लग जाता है। तो अगर आपको सारे फैक्ट फिगर चेक करना है तो आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, हाँ कि ना। यू कैन यूज़ द एआई टू फास्टर अप्रूवल, फॉर द फास्टर अप्रूवल, कि आप जल्दी से जल्दी उसमें क्या करें, उसका विमोदन कर लें।
एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें ये क्या लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या ये सारी चीज़ें क्या की, सजेस्ट की है। भाई मैंने बोला कि सजेशन दिया है, अगर आपको वो ग्रोथ पाना है, चैलेंजेस भी आपको पता है, ये हमने आपको सजेशन दे दिया, डीरेगुलेट करिए। डीरेगुलेट में क्या क्या करिए, उससे आपको ग्रोथ पाने में हेल्प मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 5 समझ में आ गया। विकसित भारत, क्या है चुनौतियां और क्या है निवारण। कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने का ऐसा लगता है कि घंटे कम हो जा रहे हैं, लेकिन भाई 24 ही घंटे हैं, 25 नहीं हो सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में तो वो हम कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे वही बोल रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ में है उसमें हम आपको सुझाव दे रहे हैं, उन सुझाव का फॉलो करो ताकि आप ग्रोथ को क्या कर सको, अचीव कर सको। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगला जो चैप्टर है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हिंदी में भारत में आधारभूत संरचना व निवेश। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं आप? आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं? आधार, हाँ, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बस। हॉस्पिटल भी है, और और हाँ, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ आता है, इंडस्ट्री भी है, ऐसा नहीं है। क्यों डरना क्यों है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना को हम 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला उन्होंने बोला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा बोला? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको हम बोल सकते हैं भौतिक आधारभूत संरचना। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? रोड, रेलवे, रोड, रेलवे, पोर्ट यानी बंदरगाह, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री, उद्योग। ये क्या आपके भौतिक, ये क्या हो गए आपके भौतिक। दूसरा उन्होंने बोला इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक आधारभूत संरचना। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? स्कूल, अस्पताल, लिखें, अस्पताल, स्कूल, हाउसिंग, हाउसिंग भी देते हैं, होता है ना, अटल आवास, अटल निवास, हाउसिंग, गृह। किसमें आ जाएगा आपका? सामाजिक आधारभूत संरचना। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है सर? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरा क्या हो सकता है? इंटेलेक्चुअल, डिजिटल,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आधारभूत संरचना, जैसे 5G नेटवर्क, इंटरनेट, डाटा सेंटर, दैट इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ कि ना, मानेंगे नहीं मानेंगे? अब ये बताइए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट? इकोनॉमी सर्वे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को भी बताया है कि क्यों है, वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा वर्ड दो इसके लिए, अच्छा वर्ड और थोड़ा। हाँ, फाउंडिंग स्टेप है, ठीक है उसको क्या, इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ कि ना, पहला लिख ले, आर्थिक विकास में सहायता, पहला मैंने क्या बोला, इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे? हाँ, हाँ भाई, सीधी सी बात है, द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विल प्रोवाइड मोर प्रोडक्टिविटी, अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। भैया अगर अच्छी आधारभूत संरचना है, अच्छे आधारभूत संरचना क्या हमारे यहाँ प्रणाली है, हमारे यहाँ उसका तंत्र है, तो भाई वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, और निवेश को भी आकर्षित करेगा। भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, अब बताइए विदेशी कंपनियों के कुछ कुछ कार यहाँ पे लॉन्च ही नहीं होते, क्यों नहीं होते लॉन्च? रोड ही वैसा नहीं। टेस्ला क्यों नहीं आ रहा है इंडिया? समझ रहे रीजन? भाई कोई कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट क्यों करेगा भाई, उसको वहां दिखना चाहिए ना कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कि भाई मैं कल को यहाँ पे कंपनी डालूंगा तो वो मेरी ट्रांसपोर्टेशन में भी मेरा भाई मेरा होना चाहिए इजी, पता चला वहाँ पे मैं अपना कंपनी डाल दिया, फैक्ट्री डाल दिया, लेकिन मेरा सामान मार्केट तक पहुँच ही नहीं पा रहा ठीक से। हाँ कि ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। और क्या हो सकता है? हम्म, सोचिए सोचिए, ठीक, कनेक्टिविटी इसी में हो जाएगा, बेटर कनेक्टिविटी है तो प्रोडक्शन बेटर। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? आप एक चीज गौर कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस में लिखी हुई है, इकोनॉमी सर्वे में लिखी हुई है, लेकिन ये आंसर आप खुद सामने से बता रहे हैं, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर हमको आता है। इकोनॉमी सर्वे के सजेशन, इकोनॉमी सर्वे के चैलेंजेस वो आपको पता है, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, मैं इसीलिए आपको पूछता हूँ, वरना मेरा क्या, मैं हाँ बता दूंगा चलो हाँ ये क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग बिजनेस कॉम्पिटिशन, इंप्रूविंग क्वालिटी लाइफ, हाँ लिख लो लिख लो, लेकिन आप सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो मतलब आपके तरफ से आ रहा है, मतलब वो आपके पास है उसकी जानकारी, ऐसा नहीं है, तो वो आपके तरफ से बस डेटा बता रहा हूँ, डेटा बस मैं लिखवाऊंगा, बाकी आपको पता ही है। तो क्या बताया अपना दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ?
भाई सीधी सी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अच्छी क्या है, रोड अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन हमको क्या अच्छा रोड मिलेगा, मचे जाएंगे, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, हमारा क्या हेल्थ अच्छा सुधर के रहेगा, स्कूल अच्छे मिलेंगे, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, भाई सीधी सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर बढ़ जाएंगे, क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव हो जाएगा, भाई हमको क्लीन एयर मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वैसे ही बढ़ना है, हाँ कि ना। उसके बाद अगला कौन सा, तीसरा, it will generate the employment is one of the major factor for the economic downgradation, मतलब अर्थव्यवस्था का एक और सबसे बड़ा चुनौती क्या है, बेरोजगारी, तो it will generate the employment, रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, क्यों भाई, इनके कंस्ट्रक्शन में, इनके मेंटेनेंस में, इनके प्रोडक्शन में लगेगा, लेबर कॉस्ट तो लगेगा ना, तो क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से और एक चीज होगी, वो क्या होगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, इट विल इनहेंस द बिजनेस कंपटीशन, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जो कि अच्छी बात है। कंपटीशन से क्या होगा, इनोवेशन होगा, नवाचार आएगा, क्लियर। भाई लॉजिस्टिक, मतलब आपके पास अगर बेटर रोड है, सब कुछ है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से फ्लरिश कर पा रहे हैं, तो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ेगा, आप अपने चीज़ों को बाहर भेज सकते हो, हाँ कि ना, तो कंपटीशन तो आप वैसे ही बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंस है, हमारे क्या का, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर फिगर लिख लेंगे इसमें, फैक्ट फिगर लिख लेंगे, फैक्ट्स लिख लेंगे, फैक्ट दिया गया है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि अगर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 2.5% जीडीपी भी बढ़ेगा, क्या बोलता है कि अगर 1% आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ा तो वो जीडीपी में 2.5% की वृद्धि लाएगा, इफ 1% increase in the infrastructure investment, it will increase GDP by 2.5%. पब्लिक फाइनेंस पे हमने देखा था गवर्नमेंट दो जगह खर्च करती है, कौन कौन सा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, दो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होता है ना, कौन कौन से, हाँ हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है, मतलब कैपिटल जो बड़े चीजों के लिए हम जब खर्च कर रहे हैं, तो कैपिटल रेवेन्यू मतलब आने जाने चलते रहने वाले खर्चों के लिए, सैलरी पे कर रहे हैं, सब्सिडी पे कर रहे हैं, भाई पेंशन पे कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीन खरीद के ला रहे हैं, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो लिख लेंगे 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल 24 कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूंजीगत जो खर्च है, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2020 से लेके वित्तीय वर्ष 2024 तक भारत का जो पूंजीगत खर्च है इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीज्ड बाय 38.8%, मतलब बढ़ा है, 38.8% से बढ़ा है,
जीडीपी तो बढ़ता है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे बन गए क्या? बढ़ा तो है, बढ़ा है भैया। मोदी जी बस मोदी जी नहीं है, विश्व गुरु हैं, तो माफ करना। ठीक, यहाँ पे की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एंड इनिशिएटिव्स लिख लेंगे। ये दो चीजें हैं जो दो अति आवश्यक है, हमारे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। दो इनिशिएटिव्स यानी कि दो योजनाओं के बारे में इसमें मेंशन किया गया। पहला लिख लेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। ये एक अम्ब्रेला टर्म है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड पे, तो उनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। इस बार इन्होंने क्या रखा है, इनका टारगेट क्या है? ये जो चालू कब हुआ था? 2019 में। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। इसकी समयावधि इन्होंने 5 साल रखी थी, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक। और उनका टारगेट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 111 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, विभिन्न आधारभूत संरचना के परियोजनाओं में 111 लाख करोड़ रुपए, डॉलर मत लिख लेना, रुपए, रुपए, पैसे, रुपए निवेश करना। इसके बारे में जाके आप थोड़ा और देख लेना, ठीक है। इसमें तो थोड़ा और फैक्ट दिया, लिख लेंगे। फैक्ट में लिख लेंगे अराउंड कवरिंग 9,766 प्रोजेक्ट अक्रॉस 37 सब सेक्टर, 37 क्षेत्रों में 9,766 परियोजनाओं में निवेश करना। ये 111 लाख करोड़ जो है ना, वो इन 9,766 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के उनका टारगेट है। दूसरा एक इनिशिएटिव लिख लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेंगे ना, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से पूछ सकता है। दूसरा लिखेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी, हिंदी में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, कितने का टारगेट लगाया है? 1 लाख करोड़। और उसके बाद मैंने क्या बोला, ये हो गया एनआईपी, और दूसरा क्या बोला मैंने? नेशनल। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि पाइपलाइन बिछा रहे हैं। एनएमपी, ये एनएमपी जो है राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन, इसका उद्देश्य क्या था? सन 2021 में इसको चालू किया गया था। इसका टारगेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 तक 6 लाख करोड़ इकट्ठा करना। अभी देखो, पल लिखो मत, लिखो मत, बता रहा हूँ। ये वाला समझ में आ गया कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। इसमें ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ये पैसे लेंगे। अब पैसे कैसे लेंगे? हाँ, मतलब इसे पैसे लेंगे। कैसे लेंगे? सोचो गवर्नमेंट कैसे पैसा कमा सकता है, कैसे कमाता है गवर्नमेंट पैसा? अरे यार, हाँ, जो पब्लिक असेट है, जो गवर्नमेंट का असेट है, उसको क्या करेगा? लीज करेगा, उसको उधार में देगा, गिरवी में देगा। किसको?
प्राइवेट सेक्टर को, और वो बदले में क्या देंगे गवर्नमेंट को? पैसा देंगे। बदले में क्या देंगे गवर्नमेंट को? पैसा देंगे। ठीक है, तो उससे ये क्या कलेक्ट करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा। तो इनका टारगेट कितना था? कितना कितना पैसा कलेक्ट करना? अराउंड 6 लाख करोड़ रुपए। कब तक इनका क्या था टाइम डेडलाइन? मतलब वो क्या था? फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2025, जिसमें अभी तक कितना इकट्ठा हो चुका है? 3.86 लाख करोड़ इकट्ठा हो चुका है। वैसे भी कलेक्ट कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। कितना? 3.86 लाख करोड़। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट टारगेटेड बाय द एनएमपी, मतलब नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, मोदी ने कितने रुपए इकट्ठा करने की सोचा है? 6 लाख। ठीक है, 1 लाख तो छूट गया, वरना थाला फॉर रीजन हो जाता। 6 लाख याद रखने की जरूरत नहीं रहती। एनएमपी आ गया, थाला फॉर रीजन 7 लाख। 7 करोड़ नहीं होगा, ये तो 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़। हाँ, अब याद रहेगा 6 लाख करोड़। ठीक, समझ में आ गया? तो ये गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट के 2 इंसेंटिव्स है। ठीक है, तो इसी में लिख लेंगे। एनआईपी जो है ना, उसी में और थोड़ा इंक्लूड कर लेंगे। 4 चीजों में कहाँ कहाँ? 4 चीजों में ये बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट 4 क्षेत्रों पे लिखेगा करेगा। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपका यातायात। तो कौन कौन सा? यातायात में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, राज्यमार्ग, रेलवे और विमानतल। एयरपोर्ट को विमानतल ही बोलते हैं ना? हा? विमान पतन, वो तो फिर विमान पतन, तो फिर तो उसका पतन मतलब डाउनग्रेड, घटन। विमानतल बोलते हैं लग रहा है मेरे को, विमानतल। एनर्जी के क्षेत्र में किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा और पावर ट्रांसमिशन, यानी कि ऊर्जा परिवर्तन के लिए। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, वही। कन्वेक्शनल से हमको किस में आना है? क्लीन में, ग्रीन में। अरे यार, हिंदी वाला कहाँ गया? चौथा कहाँ से चालू हो गया? ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, इरिगेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई व पेयजल, साफ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो साफ पेयजल। डिजिटल में लिख लेंगे 5G, भारत नेट और स्मार्ट सिटीज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 5G, भारत नेट, स्मार्ट सिटीज। ठीक, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या क्या चैलेंज हो सकता लगता है आपको? ठीक, वेरी गुड। प्रोजेक्ट में डिले होता है, अभी हमने पढ़ा था, हाँ कि ना? प्रोजेक्ट डिले के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं कर पाता, ये एक चैलेंज हो गया। दूसरा और क्या चैलेंज हो सकता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक, करप्शन भी जोड़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट,
यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं, हिंदी में ये पहला डिले इन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिले क्या हो गया आपका, परियोजना में देरी। दूसरा क्या लिखेंगे आपका, वित्तीय चुनौती यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज। वित्तीय चुनौतियां। तीसरा इसी का ही सब ले सकते हैं, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश की कमी, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और चौथा है, वो है, चौथा क्या हो सकता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और चौथा क्या हो सकता है, सोचो सोचो। दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट डिले। हाँ, प्रोजेक्ट डिले। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरणीय चुनौतियां, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या लिखा है इसमें, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, पर्यावरणीय चुनौतियां, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की परिभाषा क्या है, बोलो बोलो। वेरी गुड। यूटिलाइजेशन मतलब आप जितने भी आपके रिसोर्स हैं उनका ऐसा उपयोग करना कि वह आज की मांग को पूर्ण कर सके लेकिन आने वाले जनरेशन को हानि ना पहुंचाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। ठीक, मैं तो ऐसे पूछ दिया था, कॉन्टेक्ट इसमें है नहीं लेकिन ऐसे पूछ लिया था रिवाइज कराने के लिए। एक एक करके समझ सकते। प्रोजेक्ट डिले अभी हमने डिस्कस किया था, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन इतने सारे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ एक्विजिशन इशूज, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, कोऑर्डिनेशन गैप भी होता है कभी कभी। कोऑर्डिनेशन गैप में क्या होता है कि भैया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना को चालू किए, डिले क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में कि भाई फंड ही नहीं आ रहा सेंट्रल की तरफ से, स्टेट कैसे उसको बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन नहीं है। लैंड एक्विजिशन बताया ना, 250 ज़्यादा दिन लग रहा है एक लैंड को एक्वायर करने में। बहुत सारे हाईवे ऐसे बन बन के छुड़ गए क्योंकि सामने वाले जमीन ही नहीं दिया, क्लियरेंस ही नहीं हो पाया। देख रहे हैं ना, बहुत सारे आते हैं इमेज, भैया रोड बन रहा है, हाईवे जा रहा है, वहां से फिर रोड कट जा रहा है, आगे घरों ने जमीन ही नहीं दिया, उसे टाप तो नहीं जाएंगे। ठीक, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बहुत सारी जगह में होता है। साउथ में, यहाँ तो पता नहीं हंसदेव कैसे काटने दिए, साउथ में जाकर देखो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात चल रहा है, वहाँ पे भैया आप नहीं डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप, वहाँ के स्टेट रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा वो है स्टेट में उनको लेके। बीच में हल्ला हुआ था केरला में, याद करो, हाँ कि ना, लेकिन यहाँ तो पूरे जंगल ही दे लो, काट लो आप। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हो गया। फाइनेंशियल इश्यूज, हाँ पैसे नहीं है, पैसे की कांस्टेंट पैसे की कमी होती है क्योंकि देखो गवर्नमेंट का बजट भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि इस जिसके कारण क्या होता है कि लार्ज स्केल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना वो अफेक्ट होते हैं, जो बड़े लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो
बजट के लिमिटेशन के कारण क्या हो सकता है, पैसा नहीं हो पाता उनके पास। एक दूसरा, वही मैं बोला ना कि गवर्नमेंट की फंडिंग सफिशिएंट नहीं है, तो हमको प्राइवेट सेक्टर का क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि गवर्नमेंट ही पैसा ना लगाए कि पब्लिक भी उसमें पैसा लगाए। तो कौन सा मॉडल हम फॉलो कर पाएंगे फिर, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। और मैंने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा नहीं बनता है, हमको मतलब सीधी सी बात है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर क्वालिटी का रहता है कि पहली बरसात में हाईवे में क्या बन जाते हैं, गड्ढे, है कि नहीं है। बना है चकाचक रोड, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया हाईवे का, पहली बरसात आई गड्ढा। तो आप सस्टेनेबल, एक रेजिलियंट, एक मजबूत आधारभूत संरचना नहीं बना पा रहे हैं। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में क्या है, वो एक चैलेंज है, सीधी सी बात है। ग्रीन एनर्जी पे आप फोकस कर रहे नहीं हो, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे नहीं हो, सो दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग अस, कि भाई हमने जो रोड बनाया फिर उसको वापस दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, एक बार बना के छोड़ दो ना अच्छे से, ठीक है। मेंटेनेंस में आता है, कभी कभी मेंटेनेंस करो, कोई दिक्कत नहीं। पुल बन जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। इससे एक अच्छा स्टोरी याद आया, हाँ नहीं बिहार का नहीं, और एक चीज देखो, डिले इन प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट इन डिले हमारे ही पड़ोस का है, ज्यादा दूर का नहीं है। सन 2018 से पहले किसकी सरकार थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, बीजेपी, मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह। रायपुर में उन्होंने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आए, नाम क्या दिया, स्काई वॉक, ठीक है। बहुत कंस्ट्रक्ट, उस टाइम मैं रायपुर में ही था, फुल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़े बड़े खंभे लग रहा है। अरे अब 2018 में क्या हो गया, सरकार बदल गई, किसकी आ गई, काका की सरकार आ गई। काका ने क्या बोला, रोको, ये बेबुनियाद है, तो वो संरचना वैसे के वैसे। अब मेरे को लगता है अगर आप कभी रायपुर गए होगे और स्काई वॉक का आपने अगर देखा होगा, तो वो मेकाहारा की तरफ से उठ के आया, यहाँ रवि भवन की तरफ से उठ के आया, और इधर से उठ के आया है, और सेंटर में आके जुड़ना ही वाला था, वो जुड़ नहीं पाया। तो कल को अगर मानव सभ्यता कोलैप्स कर गया अचानक से, ठीक है, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम जाके हमने क्या किया, मतलब देखे ना कि क्या एकदम ग्रिड लाइन में एकदम नालियाँ बनी हैं, घर ऐसे बने हैं, ऊपर का बना है। तो हमारे आने के, हमारे जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगी और वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, कल को आने वाले जो नए सिविलाइजेशन है वो देखेंगे, बोलेंगे अरे वाह, उस समय के लोगों के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी थी भाई। उन लोग एक सीढ़ी चढ़ते थे, सेंटर चौक मारते थे, फिर उसके बाद गायब, उसके बाद सीढ़ी ही नहीं, उसके बाद कोई संरचना नहीं है, हवा में उड़ जाते थे, है कि नहीं है कि नहीं है भाई। उसको आप जोड़ने ही नहीं दिए, उसका यूज भी क्या था मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया। मैं वहां पर मेरे को ये भी समझ नहीं आया भाई, जिसको ठीक है चलो, जिसको ऊपर से वहां तक जाना, नीचे भी तो चल के जा सकता है। और मान के चलो कोई जा रहा है रास्ते में, और वो दुकानें तो छूट जाएंगी ना। इंटरव्यू में एक डोकरा को, वृद्ध व्यक्ति थे, उनको पूछा गया कि भाई आप क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, हम तो बस इसको सुसाइड पॉइंट बनाएंगे, वहां से लोग कूदेंगे और कुछ। हम लिटरली अगर वो बन भी जाता ना, तो लोग उस समय का माहौल क्या था, 2015, 17, 18 के टाइम में माहौल क्या था, क्या चल रहा था, सब टिकटॉक चल रहा था। लोग उसमें जाके हमें टिकटॉक बनाते हैं, लटकते वटकते ये करते करते वो वैसे ही हो जाता। लेकिन 2024 में फिर सरकार आ गई, 2024 2023 में बन गई ना सरकार, 2023 में भी सरकार में आ गई। 24 में तो लोकसभा हुआ, 23 में विधानसभा हुआ, वापस से कौन आ गया, साए साए। लेकिन अभी भी उसको साए साए नहीं हो पाया वो बेचारा, वो अभी भी ऐसा। अभी मैं रिसेंटली गया था पिछले संडे, देखा वो अभी वैसा के वैसा है, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। भाई वापस से आपकी सरकार आ गई तो उसको बना दो कम से कम, कंप्लीट तो करो, नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है प्रोजेक्ट डिले, ऐसा होता है प्रोजेक्ट डिले, यही होता है, ग्रोथ नहीं हो पाता इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये चैलेंजेस है, ये है जिसको आप नकार नहीं सकते।
क्लियर। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रेटेजीज और सॉल्यूशन के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, हाउ इंडिया इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला वाला मैंने जब यहाँ पे बोला ये लेक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज, तो यहाँ पे उन्होंने पैसा कैसे किया, दो इनिशिएटिव्स वही एनआईपी और एनएमपी के द्वारा क्या करना चालू कर दिया, पैसा लाना चालू कर दिया। प्रोजेक्ट डिले, बात रही प्रोजेक्ट डिले की, तो प्रोजेक्ट डिले में क्या, वापस से वही डीरेगुलेशन, विनियमन का, ये दोनों में वही। इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनरशिप है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करो, आप इनवाइट करो। तो उन्होंने एग्जांपल दिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे पीपीपी मॉडल डेवलप किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई से अहमदाबाद जो ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर का 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया। पीपीपी प्रोजेक्ट में, ये पीपीपी प्रोजेक्ट है ना मुंबई अहमदाबाद, पीपीपी प्रोजेक्ट में रेलवे फ्रीट कॉरिडोर बने, कितने कॉरिडोर बने, कितने किलोमीटर का, 2741 किलोमीटर का कॉरिडोर बना है जो अभी ऑपरेशनल है रेलवे में। और स्मार्ट सिटी के विकास के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 1.64 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, 1.64 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और बात रही यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, यानी कि हरित जो आधारभूत संरचना है उन पे फोकस करते हुए उन्होंने क्या किया, अभी जो डेटा बता रहा है कि इंडिया ने रीनेबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी रीच बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है, फाइनेंशियल 25 में लिख लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 209.4 गीगावाट रीनेबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, कितना 209.4 गीगावाट फाइनेंशियल 25 में उतनी कैपेसिटी रीच कर ली रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट क्या है 2030 तक का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट पहुंचना। टारगेट क्या है, 500 गीगावाट तक पहुंचना 2030 तक। और इंडियन रेलवे ने ये अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट कब तक का दिया इंडियन रेलवे ने, 2030 तक। पब्लिक कॉपरेशन, हाँ लोग तो नहीं कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पब्लिक भी उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा है, बट हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए ही सजेशन है। ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का ही कट्टा चित्ता दे रहा है, लोगों का तो दे रहा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के कारण ही नहीं हो रही है, सीधी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के कारण नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट चाहता है करना चेंज, लेकिन गवर्नमेंट ही उसको एक्सेप्ट, लोग ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई अभी जहाँ पे सरकार बोलता है रुको 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 करने दो वहाँ लोग नहीं हेल्प तो करेंगे, घुस जाएंगे। भाई स्वच्छ भारत अभियान जो है कितना अच्छा था, सफाई करना कितना अच्छा बात है, गवर्नमेंट कर ही तो रहा है। रात को वो कचरे वाली गाड़ी तो वो रोड साफ करने वाली जो गाड़ी वो तो घूमती है ना, लाइट जगह बूम 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 बूम, यहाँ पे पानी छीट कर तो रहा है, डेली के डेली वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल बजा तो रहा है। लेकिन हम कितने जागरूक हैं उसके प्रति कि हम कचरा डस्टबिन में ही डाल रहे हैं, कितने सारे हमारे देश के नागरिक है वो लाल लाल करते रहे। तो वो भाई वो ये एक चीज आपने अच्छा चीज बोला कि सेंस, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, सिविक सेंस मतलब एक नागरिक जो आपकी चेतना है वो क्या बोलती है सिविक सेंस में। विदेश के लोग हमको सिविक सेंस के चलते ही हमको बोलते हैं कि इनके इंडिया में सिविक सेंस अभी भी नहीं है। भाई यही होता है ना कि बोलते हैं ना कि साक्षर होना और शिक्षित होना, मतलब लिटरेट होना और एडुकेट होना में बहुत फर्क है। शिक्षित
मतलब साक्षर क्या है? साक्षर की परिभाषा, साक्षरता की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष उम्र के कोई भी जो पढ़ना लिखना जाने वो साक्षर कहलाता है। शिक्षित मतलब क्या? जिसकी अपनी आंतरिक चेतना हो, जिसका सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस ये सही है ये गलत है। हम कितने रूल फॉलो कर रहे हैं? मैं कितना रूल फॉलो कर रहा हूँ? अभी स्कूटी लेके जाऊंगा, हेलमेट पहन रहा हूँ क्या? वही है ना, हम सिग्नल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? वही है। तो गवर्नमेंट तो ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहा है, लेकिन लोग उसको उस चीज़ से लेते नहीं ना, बस फॉलो नहीं करते। भाई वॉल को पेंट करते हैं कितना अच्छा, भाई डेकोरेशन स्मार्ट सिटी बनाते हैं कितना अच्छा, जाकर उसमें पोस्टर चिपका देंगे, उसमें गंदा कर देंगे। अल्टीमेटली कॉस्ट किसका बढ़ रहा है? गवर्नमेंट का तो बढ़ रहा है। रोड बना देते हैं, अच्छा अच्छा रोड बन जाता है, लोग क्या करते हैं उसमें गड्ढा खोद के, उसमें जब कुछ प्रोग्राम हुआ गड्ढा खोद के उसी पे वहाँ पे क्या डाल देंगे, पाइप डाल देंगे, टेंट लगा देंगे। हाँ कि ना? अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तो करते हैं। देखो नालियाँ बनी हुई हैं सीवेज के लिए, इंक्रोचमेंट कर करके नाली को भी छोटा कर देते हैं, पानी तो भराएगा ना। भाई अगर आपको ये गांधी चौक में सड़क चौड़ी चाहिए तो आपको इंक्रोचमेंट हटाना है, लेकिन लोग तो कॉपरेट नहीं कर रहे ना। सो वो बोले ना पब्लिक कॉपरेशन, वो अच्छा पॉइंट है, बट ये क्या गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। गवर्नमेंट अपने तरफ से बता रहे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। वो लोगों को समझना पड़ेगा ना, लोगों के अंदर सिविक सेंस आना चाहिए कि आप कितने जागरूक हैं। कि हर बार वही आमिर खान नहीं आएगा, जागरूक बनिए। वही अब तो कभी रील वायरल हो रहा था ना, वो हिमाचल में लोग गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से कचरा फेंक रहे हैं बाहर बाहर बार बार, पीछे वीडियो बनाते जा रहे हैं। कौन कर रहा है? हम ही तो खराब कर रहे हैं। ठीक है चलिए, इसमें अभी टाइम है, इसमें सेक्टर वाइज रिपोर्ट, ग्रोथ रिपोर्ट आया है सेक्टर वाइज। तो लिखने का अब टाइम थोड़ा बढ़ेगा, लिखते जाएंगे फटाफट। डेटा है सेक्टर वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सेक्टर वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। हिंदी में जिसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय वार आधारभूत संरचना का विकास, वृद्धि की वृद्धि। पहला लिखेंगे रेलवेज, रेलवेज में क्या क्या सुधार हुए लास्ट ईयर, रिपोर्ट है ये, ठीक है। और आप ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही कहीं ना कहीं आपके विकसित भारत में हेल्प करेगा, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो रेलवेज में पहला लिखेंगे वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। लगभग उसमें लिखेंगे वंदे भारत में लगभग फाइनेंशियल 25 में 68 पैर ऑफ वंदे भारत ट्रेन, मतलब 68 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है, चलित है। हाँ 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 वही 68 डेडिकेटेड फ्रीएट कॉरिडोर, लिखो इसका फ्रीएट स्पेलिंग लिखेंगे मैं, FREIGHT, डेडिकेटेड फ्रीएट कॉरिडोर। हिंदी में लिखेंगे फ्रीएट का मतलब तो किराया, इसमें ढुलाई लिखा है, ये भी आप भी वही लिख लिए, डेडिकेटेड DFC लिख लेना ना, वो DFC ही है। कितना किलोमीटर मैंने बोला था? इसमें लगभग 2843 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो गलियारा बनाया जा रहा है 96% इसका वो हो चुका है, क्या हो चुका है, निर्माण किया जा चुका है। अच्छा हाँ, ये 2883 किलोमीटर बनाना है,
और अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है? 2741 किलोमीटर, जो उस टाइम लिखाया था ना 2741 किलोमीटर, उतना कंप्लीट हो गया है। और टारगेट कितना है? 2843 किलोमीटर है, मतलब 96% जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला लिखेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत 1337 स्टेशन को अपग्रेड किया गया। 1337 रेलवे स्टेशनों को क्या किया? स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। और ये डेटा उसमें काम का नहीं है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 75% प्रोग्रेस अचीव्ड, वो अभी चल रहा है। जब तक 100% नहीं हुआ छोड़ दो उसको। अभी 47% तो बस हुआ है, पूरा नहीं हुआ है बुलेट ट्रेन का। ठीक है, बुलेट ट्रेन का कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये बस याद रखना कि अहमदाबाद से मुंबई तक का बुलेट ट्रेन का वो बन रहा है। ठीक, हाँ। अब दूसरा लिख लेंगे, दूसरा सेक्टर रोड्स एंड हाईवे। रोड एवं राज्य मार्ग, सड़क और राज्य मार्ग विकास, जो हमारे नेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पहला लिखेंगे भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही, भारतमाला परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके अंडर 37,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे डेवलप कर लिया गया है। 37,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा चुका है। और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। अगला लिख लेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए जो मैंने चार धाम बोला ना, उसमें 620 किलोमीटर कंप्लीट तो हुआ है, बट वो उतना नहीं पूछेगा। बस याद रखना कि चार धाम परियोजना किस क्या कहाँ से कहाँ तक जुड़ा है। चार धाम मतलब वही चारों धाम, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है अपने चार धाम है। कौन कौन से चार धाम है? एक तो आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ, रामेश्वरम, और एक इधर आपका हाँ द्वारका धाम ना। जगन्नाथ बोला तो वही पूरी हो गया ना, पूरी हो गया, तो वो इन चारों को जोड़ रहा है, वो एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपका व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, हिंदी में इसका होगा, एक मिनट ना, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुरचन लिखा है भाई। हाँ, मतलब स्क्रैपिंग मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब जो गाड़ी अब बेसल नॉर्म्स के अंडर से नहीं आ रही है, ज़्यादा पोल्यूशन, उनको स्क्रैप करके अंदर कर देना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अराउंड क्या, क्योंकि देखो जो पुराने व्हीकल है ना वो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो ग्रीन मोबिलिटी हमको प्रमोट करना है, इसीलिए हम ईवी यूज़ कर रहे हैं। तो अराउंड 1.62 लाख ओल्ड व्हीकल है, उनको हम स्क्रैप कर सकें इस पॉलिसी के अंदर। ये पॉलिसी बस लिख लो, पॉलिसी लिख लो, डेटा भी नहीं लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया? रेलवे हो गया। उसके बाद कौन सा लिखा? रोडवेज। उसके बाद पोर्ट्स एंड शिप, बंदरगाह और जहाज, शिप्स, बंदरगाह और जल परिवहन, जल परिवहन लिख लेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट पहला होगा, सागरमाला प्रोजेक्ट। 98 पोर्ट को क्या किया है? मॉडर्नाइज किया गया। 98 और 12 जो है 12, 98 पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया है और 12 बड़े बंदरगाहों को आधुनिक किया गया है, मतलब बड़े
12 बड़े। इसमें एक और प्रोजेक्ट ले लेंगे, वाधवान, वाधवान मेगा पोर्ट, वाधवान मेगा पोर्ट। ये पोर्ट बनाया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, कहाँ पे? मुंबई के शोर लाइन पे, जो एक आर्टिफिशियल लैंड पे ये पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें अराउंड 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। डेटा याद नहीं रहेगा, फिर भी ये याद रखना कि वाधवान मेगा पोर्ट कहाँ बन रहा है, वो पूछ सकता है। उसके बाद चाबहार पोर्ट, ये तो पता ही होगा, चाबहार पोर्ट, INSTC, INSTC, यूरेशिया ट्रेड कॉरिडोर डेवलप करना। ये अभी इसीलिए हमारे लिए ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। क्योंकि देखिए, ये आपका ये हो गया आपका इंडिया, अरे यार बहुत ऊपर से, ये समझ लीजिए ये आपका हो गया इंडिया, ये पाकिस्तान, ये करते हुए ये ऐसे करके, ठीक, ये चला गया, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी, ये ऐसे करते हैं, ये मेडिटेरेनियन, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है। ये क्या आपका इंडिया समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक। ये है आपका रसिया, बात क्या बोला, INST ही नाम है, INSTC, ठीक है, INSTC इसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या, ये इंडिया के बगल में क्या, ये इंडिया, ठीक, उसके बगल में हमारा प्यारा पाकिस्तान, उसके बगल में हमारा दोस्त ईरान, यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा मित्र रसिया। रसिया तक अगर हमको पहुँचना है तो कहाँ तक जाएंगे? अगर मुंबई पोर्ट है, या तो यहाँ से जाओ, सुएज कैनाल पार करो, मेडिटेरेनियन सी में जाओ, यहाँ से घूम के आओ, बाल्कन वो में आओ, फिर रसिया से मिलो। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है ना, इसकी कैपिटल। दूसरा हम क्या कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान तो हमको जाने देगा नहीं सेंट्रल एशिया में, या फिर ये आपका चाइना तो जाने देगा नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, लैंड रूट हमारे पास है नहीं। तो हम पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है, इनका ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में क्या है आपका चाबहार है, चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम हमारा यहाँ से सामान चाबहार भेजें, यहाँ से फिर ये ईरान से जाए, यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है, उसको पार करके हम रसिया पहुँच जाएंगे। ये कौन सा देश है? और ये यहाँ पे एक जलीय संरचना है, क्या? कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी रूट से भी, समुद्र से भी, मतलब उसके पानी से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो कौन सा देश है? यूपीएससी में पूछा था कि कैपिटल क्या है इसका, इसका कैपिटल, हाँ, मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट में दिया था, अजरबैजान, अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू, ठीक है। तो इंडिया से ईरान, ईरान से अजरबैजान, फिर रसिया, तो इसलिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये मुश्किल हो गया, पूछो कैसे? यूएसए में जब तक के हमारे कौन थे, जो बाइडेन साहब थे, तो ईरान में उतने सैंक्शन होने के चांसेस कम थे। लेकिन अब कौन आ गया? डोनाल्ड ट्रम्प। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ईरान के ऊपर, तो वैसे भी उनकी बुरी नज़र रहती है, तो इनके ऊपर सेक्शन लगाएंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करें? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी गए मोदी जी बात करके आए, तो ठीक गए हैं ना, अभी बात करके आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा वो करो, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे डिजिटल कनेक्टिविटी में लिख लेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी में यानी कि आपका डिजिटल क्रांति में लिख लेंगे
5G सर्विसेज 779 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया, जिसमें 4.6 लाख 5G टावर इंस्टॉल किए गए। 4.6 लाख 5G टावर इंस्टॉल किए गए, टावर लगाए गए 4.6 लाख। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट लिख लेंगे, भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट। उसके बाद एक और लिख लेंगे, डाटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा केंद्र और क्लाउड कंप्यूटिंग, हिंदी में भी लिखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग ही लिखेंगे, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब दूसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल यानी कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर। जल जीवन मिशन बोल रहे यार, जल जीवन मिशन अभी चल रहा है, जल जीवन मिशन, जिसमें 15.3 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप के द्वारा पेयजल प्रदान किया गया, ठीक। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन जी लिखेंगे ना, स्वच्छ भारत मिशन जी ग्रामीण, 3.64 लाख गांव विलेज ओडीएफ फ्री, मतलब ओडीएफ प्लस ओडीएफ में भी कैटेगरी है, आप जाकर देखना, ओडीएफ सर्टिफाइड, ओडीएफ प्लस, फिर ओडीएफ प्लस प्लस, फिर वाटर प्लस, ठीक है। ओडीएफ प्लस यानी कि ओपन डिफेक्शन सर्टिफिकेशन, मतलब डिफेक्शन फ्री प्लस, ओडीएफ प्लस लिख लो बस, डिक्लेयर किए गए। मतलब देखो बता रहा हूँ, ओडीएफ में क्या होता है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं शौच करने के लिए, किसी भी समय, दिन हो या रात को, शौच करने जाना है, अपने यहाँ कर रहे हैं। ओडीएफ प्लस में क्या बोला जा रहा है कि वो चलो ओडीएफ तो डिक्लेयर हो गया कि आप नहीं जा रहे हैं बाहर, मतलब शौच करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या किया है, जो पब्लिक टॉयलेट है उनको भी आपने हाइजेनिक यानी कि साफ सुथरा रखा है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको यूज करने को गंदा है, वो उसको साफ सुथरा रखा है, और बाकी जो स्वच्छता के जो मापदंड है उनको भी फॉलो किया है। उसके बाद ओडीएफ प्लस प्लस में क्या बोला इन्होंने कि जो आपके टॉयलेट्स में जो निकल रहा है, मतलब जो टॉयलेट का जो मल मूत्र है, उसको आप कितने सेफ्टी तरीके से उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि मतलब भाई इधर टॉयलेट बना दिया, उधर जा रहा है मल मूत्र, उधर बाहर निकल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। साफ करने के चक्कर में आप पकड़ो यहाँ से उधर फेंक दिए, समझ रहे हो, कि मतलब घर में कोई मेहमान आया, कचरा आया, कारपेट उठाया, उसके अंदर डाल दिया, बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि मतलब गांव का जो कचरा है उसको, जो मल मूत्र भी जो भी निकल रहा है वो, उसको आप अच्छे जगह से डिस्पोज कर रहे हो कि नहीं, वो ओडीएफ प्लस प्लस हो जाएगा। फिर वाटर प्लस मतलब जो आपके यहाँ जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको भी आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गाँव में क्या होता है, गाँव में देखना नाली वाली बनी नहीं रहता, वो पानी को छोड़ देते हैं, तो वो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो कितने 3.64 लाख विलेज को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है। रूरल रोड कनेक्टिविटी यानी कि ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 7 लाख किलोमीटर ग्रामीण रोड का निर्माण किया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द 7 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल रोड, 7 लाख, ठीक। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख लेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मतलब बस अपनी योजना का बस नाम लिखा रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या किया कि वही गार्बेज फ्री सिटी बनाने का कोशिश किया गया है। और एक लिख लेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत
अटल मिशन फॉर स्मार्ट सिटी भी लिख लेंगे ना मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। और टूरिज्म के एरिया में लिख लेंगे, टूरिज्म के एरिया में, टूरिज्म के क्षेत्र में प्रसाद प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन स्कीम। और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखेंगे प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन स्कीम। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकरीबन 56 एक्टिव स्पेस असेट्स भारत के पास हैं। 56 एक्टिव स्पेस असेट्स, 56 एक्टिव स्पेस असेट्स, मतलब 56 सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियां हैं। और स्पेस विजन 2047 के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है, स्पेस विजन 2047। ठीक, सिविल एविएशन में लिखेंगे, सिविल एविएशन में उड़ान स्कीम, बस हो गया, सिविल एविएशन में उड़ान स्कीम। हाँ, जहां पे वाधवान पोर्ट लिखा है ना, वहां पे 2 और पोर्ट लिख लेंगे, मेगा पोर्ट और 2 टोक लिख लेंगे इंटरनेशनल लिंकेज वाले। एक लिखेंगे सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट, सितवे SITTVE, सितवे पोर्ट वाधवान के बगल में लिखेंगे ना, जो आपका नॉर्थ ईस्ट तरफ डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा है शहीद बेहस्ती, शहीद बेहस्ती, बेहस्ती, शहीद बेहस्ती पोर्ट मुंबई में बनाया जा रहा है। बेहस्ती, ठीक। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस भी क्या क्या है, हमने उसको डिस्कस कर लिए। और आखिरी में हमने इकोनॉमी सर्वे में जो रिपोर्ट आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है, वो सारे डेटा मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर है। तो कल के लिए आप पढ़ के आएंगे, जो चैप्टर पढ़ के आएंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, ठीक है। ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या हुआ, कोर इंडस्ट्रीज जो थे, हम कोर इंडस्ट्री जैसे हमारे सीमेंट, स्टील और केमिकल इंडस्ट्री है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसे रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का ट्रेंड क्या रहा, MSME सेक्टर का क्या रहा, इनके बारे में देखेंगे। और सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स में जो जो चीज़ें नहीं आई हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कल आप सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी कि आप इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, बेसिक्स पढ़ के आएंगे, यहाँ पे हम उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक। एनी डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो फिर अभी वाइंड अप कर लेते हैं, टाइम हो गया वैसे। ठीक, थैंक यू।